ये पढ़ाई का जज़्बा जो था, ये मेरे अंदर पहले से ही था। जब से मैं छोटा था, मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। मुझे इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसी शौक की वजह से मैं अभी इतने दूर तक इल्म हासिल कर सकता हूँ। ये रूल्स चेंज हुए तो बाकी बच्चे पैनिक करने लगे थे, पर मैंने उस समय में अपनी शांत रखा और सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया। एजुकेशन और एग्ज़ाम फेस करना जो है, ये एक बुरी बात नहीं समझना चाहिए, पर इसे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, इस तरह से कि और इल्म हासिल कर सकते हैं। 12th में मेरे साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थे, जिसमें मुझे 90, 99, 99 और 98 मिले थे। JEE मेंस में दोनों में से बेस्ट मुझे 98.96 परसेंटाइल मिले थे। JEE एडवांस में मुझे ऑल इंडिया रैंक 4378 मिली थी और IIT बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ था। स्टडी के टाइमिंग ऐसे होना चाहिए कि मिनिमम 4 to 5 आवर्स हर दिन पढ़ना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात में देर तक पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि स्लीप जो रहता है ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और बायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरी NCERT पूरा बिटवीन द लाइन्स पढ़ें। और फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, फार्मूला शीट्स बनाएं, निमोनिक्स याद रखें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। संदेश में यही देना चाहूँगा कि एजुकेशन एक बुरी चीज़ नहीं है, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए एक बेहतर इंसान बनने का, और इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इसी से सफलता हासिल कर सकते हैं। हासिल करने के लिए इंसान में जिद और एक लगन हो तो वो कैसे भी हालात में रहकर अपनी जिद को पूरा करता है। ऐसी ही कड़ी में जहां आप लोग अक्सर और बेशतर अमरावती शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र सहित हिंदुस्तान से अलग अलग हिस्सों से बड़े बड़े खबरें सुनते रहते हैं कि हम फलाने स्कूल के बच्चे ने टॉप किया है, लेकिन ये हमारे लिए बड़े ही मैं कहना चाहूंगा कि फक्र की बात है कि अमरावती शहर सहित पूरे विदर्भ के अंदर में बडनेरा से एक ऐसा होनहार बच्चा जिसने इस बार 12वीं के एग्जाम पास करने के बाद में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 5 एग्जाम में जो है टॉप किया है। ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा कि सिर्फ ये एग्जाम में ही उस बच्चे ने टॉप किया है। जी नहीं, इस बच्चे की होनहार और जहनियत का वो जो एक असल सबूत होता है कि बचपन से जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि फोटो के अंदर में जो मेडल्स दिख रहे हैं, ये उस बच्चे की पढ़ाई और कामयाबी की गवाही दे रहे हैं। 10th क्लास में भी इस बच्चे ने जो है पूरे विदर्भ में और अमरावती में टॉप किया था। उन्होंने 96.06 परसेंटेज बनाए थे और इसी कामयाबी की कड़ी को उन्होंने कायम रखते हुए फिर 12वीं के बाद में भी अपना ये सिलसिला बदस्तूर जारी रखा। 12वीं में भी उन्होंने 97.4 जो है मार्क्स लेकर पूरे अमरावती जिले में टॉप किया। ऐसे ही एक होनहार स्टूडेंट से जो पूरे अमरावती जिले के लिए ना ही बल्कि पूरे विदर्भ वालों के लिए एक मिसाल है कि शिक्षा का महत्व, इल्म की महत्व क्या होती है, उनसे मुलाकात करने हम उनके घर पे पहुंचे हैं, जिनका नाम है शेख हातिम शेख इब्राहिम। हालांकि ऐसा नहीं है कि शेख हातिम के फादर या वालिद जिसे हम लोग कहते हैं या पिता कहते हैं, वो भी कोई शिक्षित नहीं है। वो भी पेशे से एक मैकेनिकल इंजीनियर है और मैकेनिकल इंजीनियर होने के बावजूद वो आउट ऑफ कंट्री में जॉब करते हैं। लेकिन वहां से जॉब करने के बावजूद भी घर के हालात, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की स्कूल, बच्चों की ट्यूशन के ऊपर में उनका एक नियमित पकड़ रहती थी, जिसके ऊपर में वो रोजाना वॉच रखते थे। और आज इस 5 एग्जाम में कामयाबी हासिल करने के बाद में आगे शेख हातिम क्या बनना चाहते हैं, इस एग्जाम के, इस पढ़ाई के पूरे दौर के अंदर में 10वीं 12वीं और पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उन्होंने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपका विदर्भ न्यूज चैनल और बडनेरा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और दिल से मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो एक मिसाल कायम की है बडनेरा शहर वासियों के लिए। ऐसे बच्चे जो गरीबी के हालात में रहकर आज भी शिक्षा या इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
लेकिन इस बात के लिए मैं आपसे जो इंटरव्यू लेने का खास मकसद ये रहता है कि आप जैसे बच्चों को देखकर जिन बच्चों की हिम्मत टूट जाती है, जो हालात से जो समझौता करके अपनी पढ़ाई को इनकम्प्लीट रख देते हैं, बहुत सी बार आपने भी देखा होगा या आपके स्कूल के साथ के कुछ फ्रेंड सर्कल के भी बच्चे ऐसे होंगे जो हालात की मजबूरी के तहत उन्होंने जो है आगे अपने जो है एजुकेशन की जर्नी को खत्म कर दिया होगा। सबसे पहले आप बताइए कि आपने जिस प्रकार से आपके घर में माशाल्लाह इतने सारे जो है मोमेंटो और जो है आपको इनामात मिले हुए हैं, एक पढ़ाई के सिलसिले का आपके अंदर में कहाँ से ये जज्बा जागा, किस चीज से आप इस बात के लिए मोटिवेट हुए कि इल्म हासिल करने से दुनिया की सारी कामयाबी आपके कदमों में आ सकती है? जी, ये पढ़ाई का जज़्बा जो था, ये मेरे अंदर पहले से ही था। जब से मैं छोटा था, मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था और ये एक बड़ा ही इल्म वाला प्रोफ़ेशन है जिसमें बहुत ही कामयाब लोग रहते हैं। तो मुझे साइंस में पहले से ही इंटरेस्ट था। मुझे इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसी शौक की वजह से मैं अभी इतने दूर तक इल्म हासिल कर सकता हूँ। 10वीं आपने आपके जो है 10th क्लास कहाँ से एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की? सेंट फ्रांसिस D6। अच्छा, सीबीएसई पैटर्न से। हाँ। वैसे तो अभी देखा जाए तो अभी फिलहाल न्यू जनरेशन के अंदर में सीबीएसई के बाद में आईएससी और बहुत सारे नए नए कोर्सेस आ चुके हैं, बट सीबीएसई एक ऐसा टफ एजुकेशन है जो बीते 2 साल 3 साल के अंदर में सीबीएसई ने कुछ जो रूल्स चेंज किए थे उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का नुकसान हुआ था। फिर भी आपने उस वक्त में भी अपनी काबिलियत को पूरी तरीके से बरकरार रखा, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब ये रूल्स चेंज हुए तो बाकी बच्चे पैनिक करने लगे थे। पर मैंने उस समय में अपनी शांत रखा और सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस किया। ट्यूशंस भी आपने कुछ लगाई थी जो आपकी 10th की जर्नी थी उसके लिए? 10th में नहीं लगाई। 10th में आपने ट्यूशन नहीं लगाई थी। बड़ी ही सोचने जैसी बात है। सीबीएसई पैटर्न इतना ज्यादा टफ एजुकेशन है कि विदाउट ट्यूशन क्लासेस के आपका बच्चा उसमें सक्सेस नहीं हो सकता, लेकिन विदाउट ट्यूशन के अगर से सक्सेस हासिल करना है तो उसकी मिसाल आपके सामने शेख हातिम बैठे हैं। फिर उसके बाद में आपने 11th 12th कहाँ से किया? 11th 12th मैंने टाइटन्स पब्लिक स्कूल से किया। अच्छा, टाइटन पब्लिक स्कूल से भी आपने सीबीएसई से ही जो है? सीबीएसई। तो 12th में भी तो अभी जो है सिलेबस वाइज उन्होंने लास्ट ईयर भी उन्होंने जो पेपर हुए थे उसके अंदर में उन्होंने थर्ड पार्टी को जो है चेक करने के लिए दिए थे। हाँ। उसमें काफी सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो है सीबीएसई बोर्ड के खिलाफ में बहुत सारी केसेस भी हुई थी। तो उस वक्त भी आपको कुछ ऐसा लगा नहीं कि आपने जिस प्रकार से 12वीं के अंदर में आपकी तैयारी की थी, आपने स्टडीज की थी, तो उसका कहीं आपकी स्टडी के ऊपर में कोई बुरा असर पड़ेगा या आपको उससे कोई मार्क्स में कमी आ सकती थी? वैसे तो ये नए रूल्स इम्प्लीमेंट जब हुए तो सबको ही ऐसा लगना था और मुझे भी थोड़ा ऐसा लगा ही था, पर आखिर में जब ट्रस्ट रहता था पढ़ाई पे तो ये धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होते जाते थे। सीबीएसई पैटर्न के अलावा भी जो स्टेट बोर्ड से भी एग्जाम लेने वाले बच्चे रहते हैं उन लोगों के लिए एजुकेशन और एक एग्जाम फेस करने को, एग्जाम किस तरीके से फेस करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। एजुकेशन और एग्जाम फेस करना जो है ये एक बुरी बात नहीं समझना चाहिए, पर इसे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए इस तरह से कि और इल्म हासिल कर सकते हैं। बेसिक चीज़ तो यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने चाहिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। आपका साइंस था, तो जैसे आपको आगे चल के आपने बताया कि मुझे आपको डॉक्टर बनना है, तो साइंस के अंदर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है और आपको साइंस में कितने मार्क्स मिले थे 12th में? 12th में मेरे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी थे, जिसमें मुझे 99, 99 और 98 मिले थे। सोचने जैसी बात है कि इंसान जब इल्म हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है तो 100 मार्क्स में से 99 एक बहुत बड़ी बात होती है। वो भी 3 ऐसे फेवरेट सब्जेक्ट जिसमें आपको आगे चल के तरक्की करना हो, आपका प्रोफेशन उसी से जुड़ा हो, उसमें अगर से आप 99, 99 और 96 अगर से परसेंटेज के हिसाब से मार्क्स लाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि हर वो बच्चा जो आज जद्दोजहद करके इल्म हासिल कर रहा उनके लिए शेख हातिम एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने साबित किया कि इल्म हासिल करना बहुत
अहम होता है। खास इंटरव्यू लेने का आज का जो मकसद था कि आपने जो 5 एग्जाम दिए 12th के बाद में, वो कौन-कौन से एग्जाम थे और वो 5 एग्जाम आपने क्यों चूज़ किए? जबकि आपको डॉक्टर ही बनना था, तो फिर आपने नीट की ही क्यों नहीं एग्जाम दिए जी सर? वो जो 5 एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे वो थे जेईई मेंस के सेशन 1 और सेशन 2 और जेईई एडवांस और आइज़र आईआईटी और नीट। और मुझे तो नीट ही देना था, पर मैंने ये सब एग्ज़ाम्स भी इसीलिए चूज़ किए थे क्योंकि इससे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि मैं अपने आप को और टेस्ट कर सकूँ। आपका फर्स्ट एग्जाम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 आपने एग्जाम दिए थे। पांचों में आपको कितने मार्क्स मिले और कितना परसेंटेज है आपका? जेईई मेंस में दोनों में से बेस्ट मुझे 98.96 परसेंटाइल मिले थे। जेईई एडवांस में मुझे ऑल इंडिया रैंक 4378 मिली थी और आईआईटी बॉम्बे में मेरा सिलेक्शन हुआ था। आइजर में मुझे ऑल इंडिया रैंक 30 मिली थी और अभी नीट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 908 है। जिस टाइप से आपने 12th की भी एक सीबीएसई की टफेस्ट एग्जाम दिया, देन उसके बाद में ये 5 एग्जाम की आपने जो थी, ये तैयारी किस तरीके से की? ये दोनों एक साथ, यानी कि आपके सिलेबस के 5 कोर्स, 6 कोर्स और देन उसके बाद में उससे हटकर ये 5 एग्जाम की तैयारी। तो एक दिन भर का, सुबह का, दिन निकलने का, सूरज का वक्त, फजर का और रात को सोने का वक्त, इसमें आपने आपकी स्टडी का टाइमिंग कैसे सेट किया था जिससे बच्चे भी सीख सके कि अपनी स्टडी की टाइमिंग किस टाइप से होना चाहिए? स्टडी के टाइमिंग ऐसे होना चाहिए कि मिनिमम 4 to 5 आवर्स हर दिन पढ़ना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए। रात में देर तक पढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि स्लीप जो रहता है ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो सुबह जल्दी उठ के पहले तो रिवीजन करना चाहिए और फिर स्कूल का और ट्यूशन का जो टाइमिंग रहता है वो उस हिसाब से, और वापस आके भी जो आज के दिन पढ़ाया जाता है उसे भी मिनिमम 2 to 3 आवर्स रिवाइज करना चाहिए और उसके बाद में जो है नए कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। सुबह से उठना, शाम तक के पूरा काम करना, घर में परिवार, हाँ। घर में आपके फैमिली मेंबर, इन सब के बीच में क्या ट्रबल आता है? जैसा स्टडी का एक टाइमिंग रहता है, कभी घर से आवाज आती है, अरे एक काम कीजिए तो बेटा जरा से जाके बाजार से सब्जी ला दीजिए, छोटा भाई नहीं है, पापा नहीं है। ये ऐसे हालात में भी अपने आप को कायम कैसे रखा? वैसे तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। उन्हें पता था कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे वैसे काम नहीं दिए, तो मुझे तो वैसे काम फ्री टाइम में ही मिले थे, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। जो आपके 5 सब्जेक्ट थे, नीट में किस तरीके से बच्चों ने तैयारी करना चाहिए? जो नीट के एग्जाम देने वाले आगे भी है या जिन्होंने दिए, या जो कुछ मार्क्स कटने की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो मेन करके जो है एक मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में खास तौर से इल्म की कमी, इल्म की समझ ना होना, उसके लिए किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? नीट जैसे टफ एग्जाम के लिए मेन चीज़ तो यही रहेंगी कि सिलेबस अपने उंगलियों पे होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिनमें से मेन बायोलॉजी है। और बायोलॉजी के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि पूरी एनसीईआरटी पूरा बिटवीन द लाइंस पढ़ें और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, फॉर्मूला शीट्स बनाएं, निमोनिक्स याद रखें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। जिस प्रकार से आपने एग्जाम के बारे में भी इन्होंने बताया, मैं सभी के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपकी जिंदगी के अंदर में आपके परिवार में रहने वाले बच्चे जो 10th और 12th के अंदर में इस समय स्टडी कर रहे हैं, एक दिन भर का आपका रूटीन किस टाइप से होना चाहिए। सबसे अहम और आखिरी बात मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते थे और डॉक्टर बनकर आप आगे समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना मेरा इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि मुझे पहले से ही साइंस में इंटरेस्ट था और लोगों की हेल्प करना भी एक बहुत अच्छी बात होती है। और डॉक्टर जो ये प्रोफेशन है ये उसी तरह का है कि साइंस को यूज करके लोगों की हेल्प करते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा आखिरी में आपसे कि आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th तक की जर्नी, 12th की जर्नी के बाद में 5 एग्जाम देना, 5 एग्जाम देने के बाद में अपने आप को पहली क्लास से लेकर 12th क्लास और एग्जाम तक एक जैसा कायम रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए
विदर्भ न्यूज की पूरी टीम आपके घर तक के आई और हम आपको फिर से एक बार से दिल से मुबारकबाद देते हैं कि आगे भी आप डॉक्टरी में एमबीबीएस में इसी टाइप से जो है कामयाबी की मंजिलें छुए। एमबीबीएस करने के बाद में भी आगे आपका एमडी का या कुछ और ऐसा प्लान रहेगा? हाँ, एमडी का प्लान रहेगा। एमडी का प्लान रहेगा। आखिरी में मैं आपके लिए एक ही सवाल कहना चाहूंगा कि संपूर्ण अमरावती सहित महाराष्ट्र के जितने भी एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहूंगा कि एजुकेशन एक बुरी चीज नहीं है, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए एक बेहतर इंसान बनने का, और इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, इसी से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये थे शेख हातिम शेख इब्राहिम, जिनसे हमने आज आके मुलाकात की, जिन्होंने पहली क्लास से लेकर 10th के बाद 12th और 12th के बाद में 5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपनी काबिलियत जो है साबित की है। विदर्भ न्यूज टीम की तरफ से पूरे के पूरे परिवार को हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सबसे पहले हातिम के पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मेरी अपनी जानिब से, और तमाम बडनेरा वासियों की जानिब से मैं उन्हें बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और हातिम ने जो ये जो अभी रिजल्ट दिया है, ये हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली बच्चों के लिए एक प्रेरणा है। और हमारी यही सभी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को इस तरह का माहौल दे कि वो भी माशाअल्लाह फातिम जैसा बने। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।